अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अपनी पसंद की कहानियाँ भी ज़रूर मुझसे बताया करें, मैं ज़रूर उन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लगती है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं नई कहानी। इस कहानी का नाम है बरसती बारिश से। इसकी राइटर है सैयदा जवेरिया शब्बीर। तो शुरू करते हैं बरसती बारिशें पार्ट 1। काली घटाएं आसमान को घेरे में लिए हुए थी। बादल बरसने को बेताब थे। थोड़ी ही देर में गरज बरस के साथ मीना बरसने लगा था। हर तरफ जलथल हो गई थी और वो कब से खड़ी आसमान की जानिब मुंह किए हुए थी। पूरा वजूद भीग चुका था, कपड़े बदन से चिपक गए थे, लेकिन उसे आसपास का कोई होश ही नहीं था। अंदर की घुटन इस कदर बढ़ी हुई थी कि जाती सर्दियों की बारिश के पानी से भी कम नहीं हो रही थी। ठंडी हवा का झोंका उसके भीगे वजूद से होकर गुजरा तो कपकपी तारी हो गई। होंठ ठंड के मारे नीले पड़ने लगे। उसने आंखें खोलकर देखा, जहां अब जगह जगह पानी जमा हो चुका था। इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर आ रहे थे, वो भी अपने घरों को जा रहे थे। उसे बेंच पर बैठे 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। अच्छा है, ना आए तो जान छूटे, बकौल रिजवाना की। इस सोच के आते ही उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। बादलों के गरजने की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो माहीन का डरा वजूद उसकी आंखों के सामने झिलमिल हो गया। ओ मेरे खुदा, माही की क्या हालत होगी। मैं तो भूल ही गई थी। उसने अपना हाथ माथे पर मारा और हैंडबैग को कंधे पर ठीक करती हुई बेंच से उठ गई। रिक्शे का इंतजार करना हिमाकत थी, इसलिए वो बड़े बड़े कदम उठाती हुई सड़क पर निकल आई। अभी वो घर के अंदर ही दाखिल हुई थी कि गरजदार आवाज़ ने बढ़ते कदमों को रोक दिया। कहाँ से आवारागर्दी करके आ रही हो? मीनाल ने उनको देखकर एक सरदा खींची। उसे आदत हो चुकी थी इस सब की। रोज़ कोई ना कोई बात, रोज़ कोई ना कोई इल्ज़ाम। चलो देख लेते हैं आज कौन सा इल्ज़ाम लगेगा। मीनाल ने सोच को झटक कर जवाब दिया। आपको पता है मैं इस वक्त फैक्ट्री में होती हूँ, रोज़ की तरह सफाई भी देती हूँ, ये जानते हुए भी इस लफ्ज़ की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। हुलिया तो तुम्हारा कोई और ही दास्तान रकम कर रहा है, रिजवाना ने मानी खेज अंदाज में आंखें घुमाकर बोला। मीनाल ने आंखें बंद करके आंसू का गोला हलक में उतारा और उनको जवाब दे बिना ऊपर बने छोटे से कमरे की जानिब बढ़ गई। रिजवाना ने उसे जाते देखा तो न हवा से सर झटका। माही मेरी जान, उठो, देखो तुम्हारी आपी आ गई है। मीनाल की फिक्र बजा थी और वो ही हुआ जिसका उसे डर था। सुकड़ी सिमटी सी माहीन ठंडे फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मीनाल की आवाज़ पर घुटनों से सर उठाया। ब्राउन आंखों में डर और खौफ हिलकोरे ले रहा था। चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गया था, जैसे खून का एक कतरा भी जिसमें मौजूद ना हो। आपी, आपी, आप कहाँ चली गई थी आपी? आपको पता है ना मुझे डर लगता है बारिश से। आप भी मुझे छोड़कर चली गई थी। माहिन की रोते रोते हिचकी बन गई थी। ना मेरी गुड़िया, देखो देखो मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा, उठो, चलो बेड पर बैठो, ठंड लग जाएगी वरना। मीनाल ने उसे शानों से थाम कर बेड पर बिठाया, ग्लास में पानी निकाल कर उसके होठों से लगाया, जिसे माही ने एक ही सांस में चढ़ा लिया। हाथ अब भी पकड़ा हुआ था कि कहीं वो भाग ना जाए। आपको पता है, अम्मी ने कहा कि मैं पागल हूँ। आपी, क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं आपको दीवानी लगती हूँ? मिनाल का दिल किया कि चीख चीख कर ये दुनिया हिला दे और हर एक का गिरेबान पकड़ कर कहे कि क्या जिनकी माएँ नहीं होती उन्हें जीने का हक नहीं होता? क्या वो दुनिया में जिल्लत ही समेटने के लिए पैदा किए गए हैं? क्यों सौतेली माँ सगी माँ नहीं बन सकती? क्यों वो आखिर ये बात साबित करती क्यों वो आखिर ये साबित कर देती है कि बेलौस मोहब्बत लुटाने वाली माँ सिर्फ एक ही होती है, जो अपनी कोख से ही जन्म देती है? क्यों लोग दुख देने पर हम वक्त तैयार रहते हैं? क्या मजबूर और बेबसों की सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, या सिर्फ सिसकने और तड़पने के लिए ही वो पैदा किए जाते हैं? तीर जब लगा तब इतना दर्द ना हुआ, जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथ में। माही, नहीं माही, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, और जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं ताकि तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। तुम डरती क्यों हो? कुछ नहीं होता, देखो। मिनाल अपने आंसू साफ करते हुए उसे संभालने की सही कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर लगता नहीं था कि वो 16 साल की समझदार लड़की है। जब जब खौफ उसको अपनी लपेट में लेता था, वो अपने हवास खो देती थी। यही उसकी एक कमज़ोरी थी, जिसे रिजवाना और बाकी सब उसको पागल के लक़ब से पुकारते थे।
और यहाँ वो बिखर जाती थी, टूट जाती थी, और उसके साथ साथ मीनाल भी अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसको दिलासा देती रहती थी, क्योंकि एक बस वही उसकी हमदर्द थी, उसके दर्द की दरमा, दुखों की सांझी हिस्सादार। मीनाल धीरे धीरे उसके रेशमी बालों में हाथ फेर रही थी, और माही को सुकून रगों में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। अब दूसरी तरफ, बीबी जी दरवाज़ा खोलें, बीबी जी। उफ, क्या मुसीबत पड़ गई तुम्हें, जाओ यहाँ से, तंग ना करो। मंदी मंदी आंखों से उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा तो सकीना का दरवाजे की जानिब जाता हुआ हाथ पहलू में गिरा। बेचारी उसकी तेज आवाज़ पर बौखलाकर वापस चली गई। लाइबा दोबारा कंबल मुंह तक खींचती हुई नींद में चली गई। हैरान परेशान से सकीना किचन में दाखिल हुई। क्या हुआ, उठी नहीं? मदहत ने सकीना के चेहरे पर परेशानी देखी थी और सारी बात समझ गई थी। तुम ये देखो, मैं उठाती हूँ जाकर। जी बेगम साहिबा। सकीना शुक्र अदा करती हुई झट से आगे बढ़कर चम्मच चलाने लगी। मदहत ने कभी उसे गुस्से से झिड़का तक नहीं था, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात देखकर सकीना बौखलाहट का शिकार हो जाती थी। मदद किचन से निकलकर लाइबा के कमरे की जानिब बढ़ गई। अगर तुम सेकंडों में बाहर नहीं आई ना तो फिर देखना। लाइबा गहरी नींद में जा चुकी थी, इसलिए दरवाजे पर होने वाली दस्तक से बेनियाज ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। सकीना, यहाँ आओ। जी बेगम साहिबा। सकीना बोतल के जिन की मानिंद एक आवाज़ पर हाजिर हो गई। रूम की चाबी लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। सकीना चाबी लेकर आई और की होल में चाबी लगाकर घुमाई। एक ही क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुल गया। सकीना चाबी निकालकर चली गई। मिदत उसे हुनूर सोता हुआ देखकर गुस्से में आ गई। लाइबा। अब की मिदत की आवाज़ में सख्ती थी। लाइबा एकदम से आंखें खोलती उठ बैठी। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? लाइबा ने आंखें फाड़कर मिदत को देखा। उनके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। क्या हुआ मामा? लाइबा संभल कर बोली। अगर तुम्हारे पेपर ख़त्म हो गए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम दिन चढ़े तक सोती पड़ी रहो। लाइबा की नज़र घड़ी की जानिब उठी, जहाँ दोनों सुइयां 12 के हिंदसे पर थी। लाइबा बिस्तर छोड़कर उठ बैठी। मामा, इतनी देर भी नहीं हुई, लाइबा ने मिनमिनाते हुए कहा। क्या कहा? मिदत ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। कुछ नहीं, 5 मिनट में तुम किचन में नजर आओ मुझे, मिदत कहती हुई वहां से चली गई। लाइबा टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद, सक्कू डियर, ये आज पारा क्यों हाई हुआ है? लाइबा ने किचन में खड़ी रोटी बेलती सकीना के पास जाकर कान में सरगोशी की। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। अकब से आती मिदत की आवाज़ पर लाइबा उछलकर दूर हटी। मामा, क्या कर दिया मैंने आज? आप मेरे पीछे ही पड़ गई है। लाइबा रूहान सी हो गई। क्या कर दिया? ये पूछो, क्या क्या नहीं किया तुमने? तुम्हारी उम्र की लड़कियां अपने घर को संभालती है और यहाँ तुम्हारी नींदें पूरी नहीं होती। लाइबा की आंखें पानी से लबरेज हो चुकी थी। उसने सकीना की जानिब देखा, जो झुके सर के साथ रोटियां बनाने में मसरूफ़ थी। उसे तजलील का एहसास हुआ तो रोते हुए किचन से निकल गई और लाउंज में रखे सोफे पर मुंह के बल लेट के रोने में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उसी लम्हा जिया साहब की मर्दाना भारी रौबदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। लाइबा फट से उठकर बैठ गई और आंखें साफ की। जिया साहब की आवाज़ सुनकर मिदत किचन से निकली। जिया साहब लाइबा के बराबर में विराजमान हो गए। आज इतनी खामोशी क्यों है भाई? जिया साहब शरारत से गोया हुए। उनके इस्तफसार पर लाइबा की आंखें फिर से भर आई, जबकि मिदत ने गहरा सांस लिया। क्या कहा है आपने मेरी गुड़िया को? जिया साहब सारा मामला समझ गए थे। आप इतने दिनों बाद आए हैं। लाइबा ने खुफकी से जिया साहब को देखा। वैसे ये गलत बात है। जिया साहब ने खश्म की नज़रों से उसे देखा। आपने ही सर चढ़ाया हुआ है इसे। गज़ब खुदा का मजाल हो जो एक बात सुन ले मेरी। मिदत ने घूर कर लाइबा को देखकर कहा। देखा बाबा, आपने मामा मुझे ही कहती है। अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए तो मैं रेस्ट भी ना करूं? भाई, आप मेरी गुड़िया को कुछ ना कहेंगी, ना ही उसे कुछ करने देंगी। आराम करने दे उसे, फिर अगले साल ये चिड़िया उड़ जाएगी। बाबा, आप भी ना। लाइबा ने दुख से जिया को देखा। मिदत होले से हंस दी। आप और मामा सुन ले, मैं कहीं नहीं जाने वाली, लाइबा ने संजीदगी से कहा। ओए, मैं तो डर गया, जिया साहब ने डरते हुए कहा। बाबा, मैं आपसे सही वाली नाराज़ हो जाऊंगी। और मेरा बच्चा, बाबा तो मजाक कर रहे थे। बाबा की जान। बाबा, वैसे बाबा, इस बार आप पूरे 2 माह बाद आए हैं और वो भी अकेले। बस बेटा, इस बात पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब जब वतन को मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। लाइबा ने अपने बाप को फ़ख्र से देखा था, वतन पर जान निसार करने को हरदम तैयार। मिदत उनकी हमराही में रहते हुए ये अच्छे से जान गई थी, तभी तो जिया साहब के कई दिन ना आने पर वजह भी ना पूछती थी।
चलो अब मुझे इजाज़त दो, मैं चेंज कर लूँ। जिया साहब कहकर वहाँ से उठ गए। लाइबा की नज़र मिधत पर गई तो उसके चेहरे पर खुफी आ गई। मिधत नज़रअंदाज करके कमरे की जानिब चली गई। हॉल में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नज़रें सामने दीवार पे नसब फुल साइज़ की एलईडी पर जमी हुई थी। थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर चलते मनाजिर साकित हो गए और हॉल रोशनियों में नहा गया। डाइस पर खड़ा वो शख्स एलईडी से नज़रें हटाकर अब वहाँ बैठे लोगों से गोया हुआ। आपने जगह का तयन तो कर ही लिया होगा। अब हमारा मिशन है अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों को सफ़ा हस्ती से मिटाना। इस मिशन में मुझे आप सबका भरपूर साथ चाहिए। ऊपर से मुझे ये ऑर्डर आए हैं कि हमें जल्द अज जल्द वहाँ पर हुए हर जुल्म सितम का हिसाब लेना है और इस मिशन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 माह है। एयर कमांडर जवार ने वहाँ बैठे ब्लू यूनिफॉर्म में मलबूस एक जाबाज को मुखातिब किया, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी छाई हुई थी और शोल्डर पर 2 गोल्डन कलर के स्टार जगमगा रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर रेहान। जी सर। रेहान एहतरामन अपनी जगह से खड़ा हुआ। आप तमाम तैयारियों को अज़र नौ चेक करवा लें। वहाँ पर होने वाले हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हादसात की लिस्ट मुझे ईमेल कर दीजिएगा। इट्स दैट क्लियर? एयर कमांडर जवार ने सब पर एक सवालिया निगाह दौड़ाई। यस सर, सब एक ज़बान बोले। ऑल ऑफ यू कैन लीव, मीटिंग इज़ ओवर, थैंक यू। एयर कमांडर जवार भारी आवाज़ में कहकर हमवार कदम उठाता हुआ मीटिंग हॉल से निकल गया। उसकी शाहाना चाल और चेहरे पर हम वक्त छाई संजीदगी उसको मगरूर बनाती थी। साफ सुथरे नेवी ब्लू यूनिफॉर्म और ब्लू कैप में मलबूस बाएं कंधे पर चमकता सितारा उसको फ्लाइंग ऑफिसर्स के सीनियर की निशानदेही करवा रहा था। मियानी चाल चलता हुआ वो मेन गेट की जानिब पहुंचा। ड्राइवर ने उसे देखते ही पराडो का दरवाज़ा खोला और कमांडर जवार के बैठते ही दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर पहुंच गया और देखते ही देखते धूल उड़ाती पराडो नज़रों से ओझल हो गई। दूसरी तरफ आपी मैं भी चलूँ? माहिन ने मीनाल को जल्दी जल्दी नाश्ता करते देखा तो पूछ बैठी। क्यों, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मीनाल ने स्लाइस के कोने को मुंह में ले जाते हुए कहा। नहीं, आज मेरी कोई क्लास नहीं है। देखो माहिन, घबराने की या किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी जो कहता है उसे कहने दो। तुम अपने तमाम काम निपटाकर कमरे में चली जाना। अब माहिन क्या बोलती, इसलिए सर हिलाकर रह गई। मीनाल ने सर पे चादर जमाते हुए उसे देखा और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बस वो दोनों ही थी जो सुबह सवेरे उठती थी। बाकी घर वालों की तो अभी आधी ही नींद हुई थी। माहिन का काम घर वालों के उठते ही शुरू हो जाना था। जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन समेटे और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। वो दोनों अपने बाप के घर में मेहमान बनकर रह गई थी। एक वक्त था जब वो अपनी मर्जी से सोती जागती थी, लेकिन अब तो बेमकसद घर में घूमने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। मीनाल रोज़ की तरह आज भी सड़क के किनारे बस का इंतज़ार करने लगी। घर के पोरज में खड़ी उनके बाप की गाड़ी के होते हुए भी वो बसों और रिक्शों के धक्के खाती थी। लेकिन यहाँ किसी को उनके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। बस को आता देखकर मीनाल ने अपने ख्यालों को झटक कर एक तरफ किया और झट से बस में सवार हो गई। टेक्सटाइल की फैक्ट्री में वो एज ए डिज़ाइनर अपॉइंट हुई थी। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे कोर्स मुकम्मल करते ही जॉब के लिए बुलवा लिया गया था। माहिन अपनी ही सोचों में गलता बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, जब ही उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो डर गई और इसी कश्मकश में उसके हाथ से कप छूट गया। फर्श पर जा बजा कांच बिखर गए। आपको कोई काम था? उसने सामने खड़े बिलाल को कहा, जो ढिठाई से उसे घूरने में मसरूफ़ था। माहिन उसकी नज़रों से घबरा कर जल्दी से बोली, काम तो बहुत बहुत से हैं, बशर्ते ये कि तुम राज़ी हो। बिलाल ने मकरूह अंदाज में कहा। माहिन के तो खाक पल्ले ना पड़ी, इसलिए जान छुड़ाने के चक्कर में कह गई, आप बताएं, मैं कर देती हूँ। माहिन की बात पर उसने फलक शगाफ कह कहा लगाया। माहिन ने उसके जानिब सवालिया नज़रों से देखा। बिलाल आंखों में शैतानियत लिए माहिन की जानिब बढ़ने लगा। माहिन उसके कदम अपनी तरफ आते देख कर घबरा गई। उसी लम्हे वहाँ मीनाल आ गई।
बिलाल की मीनाल की तरफ कुछ थी, इसीलिए बिलाल को पता नहीं था। माहिर ने मीनाल को देखा तो झट से उसकी जानिब भागी। बिलाल ने जाता देखकर उसकी नाजुक कलाई को हाथ में जकड़ा। अभी वो इससे इस्तफसार ही करता कि मीनाल बिलाल के सामने आई और माहिर का हाथ बिलाल की गिरफ्त से छुड़ाया। बिलाल मीनाल को वहां देख कर गड़बड़ा गया, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों की गड़बड़ाहट थी। बिलाल के तासुरात फिर से नॉर्मल हो गए थे। मीनाल को उसके तासुरात एक आंख ना भाए। उसका हाथ उठा था और बिलाल के चेहरे पर पड़ा था। यू यू ब्लडी। बिलाल अपने मुंह से मुखालिजात निकाल रहा था। बंद करो अपनी बकवास, लावारिस समझ रखा है क्या? जो दिल चाहे वो करोगे। होंगे तुम रिजवाना के भतीजे। मेरी नज़र में तुम एक गिरे हुए और बदकिरदार मर्द हो जो जगह जगह मुंह मारता फिरता है। आइंदा माही की तरफ देखा भी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। मीनाल उसे घूरती हुई माहिन को लिए वहां से निकल गई। बिलाल ने काउंटर पर रखा ग्लास उठाया और दरवाजे की तरफ पूरी कुव्वत से फेंका था, जहां से अभी वो दोनों गई थी। माहिन ने ग्लास के टूटने की आवाज़ पर मीनाल का हाथ जोर से पकड़ा था। मीनाल ने मुड़कर पीछे देखना गवारा ना किया और माहिन को लेकर कमरे में आ गई। बिलाल गुस्से से पेचुताब खा रहा था। मीनाल बेबी, अब खैर मनाओ, तुम बहुत अकड़ रही थी ना। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और तुम्हारी माही, इसको तो मैं वो सबक सिखाऊंगा कि मुंह उठाकर चल भी नहीं सकेगी। बिलाल जहरगंद लहजे में बड़बड़ाता हुआ चला गया। आप ही मुझसे क्यों नाराज़ है? मैंने क्या किया है? यही तो दुख है कि मुझे कि तुम कुछ क्यों नहीं करती। उसकी इतनी जुर्रत कि वो तुम्हारा हाथ पकड़े, दो लगा के देती। अपने ऊपर रहम कर लो थोड़ा। हर दफ़ा मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी। हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। मीनाल तो भरी बैठी थी। माही के पूछने की देर थी और वो जो शुरू हुई तो फिर सारे आगे पीछे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। माही की आंखें नमकीन पानी से भर चुकी थी। मीनाल ने दुख से उसे देखा। माही मेरा बच्चा, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? बताओ मुझे। कल को अगर मैं ना हुई तो क्या करोगी? अल्लाह ना करे आप ही। अम्मी के बाद एक आप ही मेरी हमदर्द हैं, और आप भी ऐसा कह रही हैं। आंखों का पानी अब गाल पर बह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था। हर वक्त मैं तुम्हारा साया तो नहीं बन के रह सकती ना। मीनाल ने उसे रोता हुआ देखा तो अपना लहजा नरम किया। फूले फूले गाल रगड़ने की वजह से सुर्ख हो गए थे। माहिन बिलाशुबा खूबसूरती का पीकर थी। दोनों बहनों ने हुस्न अपनी माँ से ही चुराया था। अच्छा, अब रोना बंद करो। आओ अब्बू से मिलने चले। आप सच कह रही हैं? हाँ, जाओ मुंह धोकर आओ, फिर चलते हैं। लेकिन आपका वो वहाँ नीचे होगा। तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मीना ने दो टोक अंदाज में कहा। माही उठकर वॉशरूम में घुस गई। सर, मैं आई कम इन? दूसरी तरफ। यस कम। कमांडर जवार फाइलों में मुनहमिक एक नज़र उठाकर फ्लाइंग रेहान को देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। सर, ये कुछ डिटेल है। अफगान के हसास इलाकों के जहां दहशतगर्दों के छुप के पनाह लेने की हतमी अमकान है। रेहान का लहजा ठहरा हुआ और मोहतात था, और इस एहतियात की वजह जवार का संजीदा और लिया दिया रवैया था। वो अपने काम में मुखलिस था और जब भी मुकाबिल अफगान के दहशतगर्द की बात हो तो वह अपने साथ साथ सारे स्टाफ को संजीदगी के साथ काम करने पर मजबूर कर देता था। गुड वर्क। बाकी सबको भी इन फाइलों की कॉपी सेंड कर दो। जी सर। गो नाउ। फ्लाइंग रेहान सल्यूट करता हुआ रूम से निकल गया। मोबाइल टोन की आवाज़ पर उसने सर उठाकर टेबल पर देखा। नंबर देखकर फ़ौरन कॉल रिसीव की। जी सर। यस सर, रेडी है। ओके सर। ओके सर, खुदा हाफिज़। कमांडर जवार ने एक सैल्यूट के साथ कॉल डिस्कनेक्ट की। जवार बैठकर दो उंगलियों से पेशानी रगड़ने लगा। उसका शक सही निकला था। थोड़ी ही देर में सिपाही अपने अपने जेट के साथ खड़े थे। रात का आधा पहर था और सब ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी नींद करके अभी अभी ताज़ा दम हो। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि हर वक्त हर दम किसी लम्हे उनकी ज़रूरत पड़े तो जी जान से हम वक्त तैयार रहें। जिसका मुंह बोलता सबूत आज आंखों के सामने था। अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए दिलो जान से बेकरार सिपाही, पाकिस्तान के जानिसार सिपाही, फिर चाहे वो मिलिट्री के हो या पाक फ़ज़ाइया के या फिर बहरी सिपाही हो, सब अपनी जान हथेली में रखे वतन की हिफाजत के लिए अपने घरों से दूर सरहद पर खड़े रहते हैं। कमांडर जवार के एक इशारे पर सब अपने जेट पर सवार हो गए। जवार ने हेलमेट पहनकर हेडफोन को कानों से लगाया और सिग्नल डिवाइस को रिचेक किया। 1 2 3 एंड लेट्स गो।
कमांडर जवार के तैयारे ने फलक की जानिब उड़ान भरी और कमांडर जवार के जेट के पीछे फ्लाइंग रेहान और बाकी सिपाहियों के तैयारे उड़ान भरने लगे। जेट घुमा और तीर की तेजी से मिसाइल सामने वाले तैयारे में जा घुसा। जबी जोरदार आवाज में तैयारे के पुर्जे पुर्जे हो गए। आसमान दिल दहला देने वाली आवाजों और रोशनियों से गूंजने लगा था। मामा, दूसरी तरफ, मामा कहाँ हैं आप? सकू, सकू, मामा किधर है? लाइबा यूनिफॉर्म पहने पूरे घर में घूमती फिर रही थी। लाइबा बीबी, वो तो अपने रूम में है। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। भूख लगी है मुझे, खाना दो सकू। जी बीबी जी, आप कपड़े बदल लें, मैं बस अभी लाई। ओह हो सक्कू, अगर चेंज करना होता तो पहले ही करती। अभी दो खाना, बाद में कर लूँगी। अच्छा जी, सक्कू ये कहकर पलट गई। कल रात ही जिया साहब ने मोबाइल पर मिधत को जंग के बारे में बताया था। रात से ही मिधत जायनमाज बिछाए इस जंग के फतेह याबी के लिए दुआ गो थी। और ये तो वहाँ के मुलाजमों को भी पता था कि जब वो इबादत में मशगूल होती थी तो कोई भी उनके कमरे में कदम नहीं रखता था। वो अभी अभी कॉलेज से आई थी। भूख की कच्ची लाइबा खाना खाने में मशगूल हो गई, जो कि अभी सकीना रख कर गई थी। लाइबा नर्म दिल रखने वाली, दोस्ताना मिजाज की हामिल लड़की थी। उसके लिए स्टेटस कोई मानी नहीं रखता था। जब भी वो सकीना से दोस्ताना अंदाज में पेश आती थी, कभी कभी तो उससे इस तरह बातें शेयर करती थी जैसे वो उसकी हम उम्र और बेस्ट फ्रेंड हो। इस दोस्ती की वजह ये थी कि सकीना उसके सारे काम करती थी, शॉपिंग से लेकर शूज़ मैचिंग तक। सकीना हालात की सताई हुई एजुकेटेड लड़की थी, जिसने 10वीं तक ही तालीम हासिल की थी। उसकी चॉइस आज के दौर के हिसाब से ही थी। लाइबा अपने हर काम उसके मशवरे से ही करती थी। जेट F5 इज क्रैश्ड। जवार ने डिवाइस से आती रिपोर्ट पर जोर से आंखें मीची थी। जब्त की इंतहा पर था। एकदम उसके हाथों में लर्जा पैदा हो गया। तैयारा फलक पर डगमगाने लगा। कमांडर जवार ने गैर होती हालत पर लम्हों में काबू पाया और फिर से तैयारे में से एक के बाद एक मिसाइल निकलने शुरू हो गए थे। ये जंग 6 घंटों तक जारी रही थी और इन 6 घंटों में मुकाबिल तैयारे पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गए थे। पाक फिजाइया का एक तैयारा दहशतगर्द की जद में आकर तबाह हो गया था। फ्लाइंग रहमान इसी तैयारे में शहीद हो गए थे। अब्बू, आप जल्दी ठीक हो जाएं, हमें आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा। माहिन ने बेड पर लेटे हुए रहीम साहब, जो कि फालिज की मर्ज में मुब्तला, चलने फिरने से कासिर थे, उनका लरजता हुआ हाथ अपने हाथों में थामा था। बस अब तो ज़िंदगी पूरी हो गई, न जाने कब उसका बुलावा आ जाए। रहीम साहब ने छत को घूरते हुए कहा। मीनाल गुड़िया, तुम क्यों खामोश हो? रहीम साहब ने चुप बैठी मीनाल को कहा। वैसे ही अब्बू, मीनाल ने उदास लहजे में कहा। क्या फिर कुछ कहा है रिजवाना ने? रहीम साहब ने जांचती नज़रों से देखा। नहीं अब्बू, कुछ नहीं कहा, आप परेशान ना हो। मीनाल ने यकायक अपने तासुरात बर्दाश्त करने चाहे। रिजवाना से शादी मेरी सबसे बड़ी गलती है और शायद इस गलती का खामियाजा जीते जी और मरने के बाद भी मुझे भुगतना होगा। बाईं आंख से आंसू टूटकर उनके तकिए में जज्ब हो गया। छोड़े अब्बू, जो होना था वो हो गया, पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं। रहीम साहब ने हसरत से मीनाल को देखा था। हालात और वाक़यात ने उस चंचल सी लड़की को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। अब तो वो सोच सोच कर बात किया करती थी। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छा करे। रहीम साहब ने बारी बारी दोनों के माथे पर शफकत की महर सबत की। बाप और बेटियों की मोहब्बत ख़त्म हो गई हो तो घर को भी देख लो। रिजवाना की चिंगाड़ती आवाज़ ने तीनों को अपनी जानिब मायल किया। मीनाल गहरा सांस लेकर उठ गई और उसकी तकलीद करती हुई माहीन भी वहाँ से जाने लगी। आपकी सिर्फ 2 ही बेटियां नहीं हैं, और भी बेटे और बेटियां हैं, इनका भी ख्याल कर लें। जैसे इनकी माँ डायन ने मेरा हक मारा था, अब ये दोनों भी मेरी बेटी का हक छीनने आ गई हैं। आप मेरी माँ के बारे में फजूल गुफ्तगू से परहेज करें तो मेहरबानी होगी। मीनाल ने पलटकर रिजवाना को जवाब दिया। ए लड़की, तुम तो हो ही उस मनहूस की बेटी, हमारे टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही आंखें दिखा रही हो। इतनी जुर्रत! रुक जाओ रिजवाना, वरना तुम्हें तलाक देने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। रिजवाना ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि रहीम साहब की आवाज़ पर हाथ हवा में ही मौलिक होकर पहलू में गिरा। बेयकीनी से रिजवाना रहीम साहब को देखने लगी। ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अफसोस सद अफसोस, अपनी औलाद की तरफ से बरती लापरवाही ने तुम्हें आज इतना निडर कर दिया है कि तुम मेरे सामने मेरी बच्चियों पर हाथ उठाओ। अगर तुम चाहती हो इस घर में रहना तो अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, वरना इंतहाई फैसला करने में मुझे ज़रा देर नहीं लगेगी।
रिजवाना दोनों को घूरती वहां से निकलती चली गई। जाओ तुम दोनों भी अपने कमरे में। इन दोनों के जाते ही आंखें बंद करके लेट गए वो थे और अब उनकी तन्हाई थी। रिजवाना जले पाव की बिल्ली बनी हुई थी। शादी के बाद से वो रहीम साहब पर हुकूमत करती आई थी और अब इस तरह से उनका तख्ता एक ही झटके में उलट जाए ये उन्हें गवारा नहीं था। क्या हुआ मॉम, लाल पीली क्यों हो रही हो? अनुषा हाथ में फ्रूट चाट का बाउल लिए टीवी के सामने बैठी थी। उन चुड़ैलों का मुझे पत्ता साफ करवाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। है कौन चुड़ैल मॉम? रिजवाना अपने ध्यान में थी, अनुषे पर गौर न किया और बड़बड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि अनुषे ने बखूबी सुन ली थी। रिजवाना ने उसे घूरा। तुम फिर टीवी खोलकर बैठ गई, स्कूल क्यों नहीं गई? रिजवाना ने रहीम साहब का गुस्सा अनुषे पर निकाला। आप अपना काम करें मॉम, मेरी फिक्र ना करें, अनुषा ने बदतमीजी से कहा। रिजवाना ने उसके नागवार तासुरात को जब्त किया। अच्छा, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम स्कूल रोज जाया करो बेटा, रिजवाना ने संभलते हुए कहा। आखिर उसकी औलाद थी, अपनी औलाद की तो वो बुरी से बुरी बात भी रिजवाना को भली ही लगती थी। आप ही ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि उन्हें वो मारने को चढ़ गई और अब खुद की बेटी ढिठाई से जवाब दे रही है, तो कैसे फूल झड़ रहे हैं मुंह से। माहिन ने आंखों में आए आंसू को अंदर ढकेला और किचन की जानिब बढ़ गई। अनुषा 9वीं क्लास में पढ़ती थी। उम्र तो अभी उसकी खराफात में पढ़ने की नहीं थी, लेकिन वह रही ये नई नस्ल। मॉडर्न घराने की लड़की लड़कों से दोस्ती थी उसकी। और मज़ीद ये कि ये बात वो मगरूराना अंदाज में रिजवाना के गोश गवार करती और वो ढिठाई से मुस्कुराकर उसकी सारी बातें सुना करती थी। और जो फैशन था, फजूल के फैशन जो मुसलमानों को ज़ेब तक नहीं देते, मुसलमान उन बेहया फैशन को अपनाकर पुस्ती की जानिब जा रहे हैं। काश के होश में आ जाए और इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। मामा शुक्र है आप रूम से तो निकली, सच में आपकी बहुत याद आ रही थी। दूसरी तरफ लाइबा ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। मिधत ने नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ रखा था। पुरनूर चेहरा दुपट्टे के हाले में चमक रहा था। कहने को उनका घराना तालीम याफ्ता था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को फजूल के फैशन और बहरा रवी से कोसों दूर रखा हुआ था। मिधत खुद भी 5 वक्ता नमाज पढ़ती थी। लाइबा इस मामले में डंडी मार जाया करती थी, लेकिन ये सिर्फ इम्तिहानात से पहले की बात थी। अब तो मिधत ने उस पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। जो बात उन्हें नागवार लगती वो फ़ौरन से बेशतर उसको झाड़ कर रख देती थी। उन्हें उसकी अभी तक बचकाना बातों से निहायत चिढ़ थी। 11वीं के इम्तिहान देकर वो फारिग हुई थी, लेकिन अभी भी चाल ढाल से उसकी बचकानापन नजर आता था। कभी कभी तो वो हंस देती थी, लेकिन जल्द आजिज़ भी हो जाती थी और फिर सख्त सुस्त सुनाने में दरीग ना करती। मिधत मसनून दुआएं पढ़कर लाइबा के मुंह पर फूंकने लगी और वो हाथ बांधे सीधे खड़ी रही। अस्सलाम वालेकुम मामा, हम पर भी फूंक दे, हम भी इंतज़ार में खड़े हैं। लाइबा नजरें नीचे किए खड़ी थी, जानी पहचानी आवाज़ पर करंट खाकर मुड़ी थी। मिधत ने भी उसी लम्हे चौंक कर नजरें उठाई। राफ़े सफरी बैग वहीं रखकर मिधत की जानिब बढ़ा। मिधत ने लपक कर अपने जिगर के गोशे को पुरशफीक बाजुओं के हिसार में लिया कि आंसू राफ़े के बालों में पेवस्त हो रहे थे और रो तो राफ़े भी रहा था। माँ से दूर रहने की तकलीफ़ क्या होती है, इससे बेहतर कौन जान सकता था। काफ़ी देर की उस खामोशी को पास खड़ी लाइबा की भीगी आवाज़ ने तोड़ा। भाई, मैं भी हूँ। राफ़े ने मिधत से अलग होकर नम आँखों से उसे देखा। लाइबा भागकर उसके सीने से लगी। जान थी उसकी भाइयों में। मेरी गुड़िया, तुम अभी तक वैसी ही हो, राफ़े ने शरारत से कहा। इस बार आपने आने में इतने साल क्यों लगा दिए भाई? नाराज सी वो मोहिनी गुड़िया लग रही थी। मिधत ने राफ़े को अपनी ममता की हिसार में लिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। खूबरू सा नौजवान आर्मी फोर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस मिधत के आगे आकर रुका। ओह सॉरी, मैं तो तुझे भूल ही गया था। वहाज ने उसे घूरी से नवाजा और मिधत के सामने आकर रुका। माशाल्लाह, तुम तो गबरू जवान हो गए हो और इस वर्दी में निहायत जच रहे हो, मिधत ने कहा और उसका माथा चूमा। लाइबा सर पर दुपट्टा जमाए उसे हैरानी से देख रही थी। कैसी हो गुड़िया? वहाज उसे राफ़े की तरह ही गुड़िया कहता था। मैं ठीक हूँ भाई। ये तो वही था जो कभी उसके कद तक आता था, लेकिन अब तो वो कोई रौबदार शख्स लग रहा था। वो पहले की तरह उसे बेतकल्लुफ़ होना चाहती थी, लेकिन 6 फुट से निकलती हाइट और तवाना जसामत ने उसे पुरतकल्लुफ़ ना होने दिया। वहाज ने भी एहतियात ही बरती उससे मुखातिब होने में। काफ़ी समझदार लग रही थी वो उसे। चलो, चल के बैठो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ।
मिदत कहकर किचन में चली गई। भाई मैं पानी लाती हूँ। लाइबा को अपना खड़ा रहना वहाँ मुनासिब न लगा। दूसरी तरफ आपा तुम्हें ही ये काम करना है, किसी भी तरह मुझे वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। उसने अपने गुस्से को बमुश्किल रोकते हुए कहा, वरना जी तो चाह रहा था कि उसके वजूद की धज्जियां बिखेर दे, लेकिन रिजवाना का ख्याल आते ही जब्त कर रहा था। हुआ क्या है ये ना पूछे, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर दे। तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकती, और अभी तक रहीम का गुस्सा भी हुनूस कायम है। रिजवाना को रहीम का धमकाना याद आ गया था। ठीक है, जब मैं खुद कुछ कर लूँगा तो मुझे लान तान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये घर अभी मेरे नाम नहीं हुआ? खुद तो तुम सारा दिन आवारागर्दी करने में मसरूफ़ होते हो, और अब ये नया शोशा छोड़ दिया। हर काम का एक वक्त होता है। मैं कुछ नहीं जानता आप कर रही है या नहीं। आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे। रिजवाना उसका लहजे की सख्ती को महसूस करके दहल गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना शदीद रिएक्शन कर रहा था? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। रिजवाना को अपनी जानिब देखते हुए उसने तेज़ लहजे में पूछा। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। रिजवाना ने डरते हुए उसे देखा, और कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था वो, बल्कि जुनूनी लग रहा था। उनको इस लम्हे उससे खौफ महसूस हो रहा था। कितना वक्त? 2 हफ्ता? बिलाल टेबल को ठोकर मारता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। रिजवाना ने हलक में अटका हुआ थूक निकला। बाहर खड़े वजूद ने कर्ब से आंखें मीची थी और बेजान कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मिनाल तुम क्यों नहीं जा रही? यार मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मिनाल ने आजिज होकर कहा। ठीक है यार, लेकिन तुम भी चलती तो अच्छा होता। बराबर में बैठी आयशा ने एक आखिरी कोशिश की। मिनाल उसकी बात का जवाब दिए बिना ही उठ खड़ी हुई। वो मिनाल को पिछले 2 साल से जानती थी, उसके हालात से भी वाकिफ थी। आयशा ने उसके साथ ही ऑनर्स किया था और अब टेक्सटाइल की फैक्ट्री में दोनों साथ ही में जॉब कर रही थी। वो चाहती थी कि मीनाल घर और फैक्ट्री के अलावा भी कहीं आया जाया करे, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली, इतने साल गुजर जाने के बाद भी। वो अपने ऊपर संजीदगी का खौल चढ़ाए हुए थी। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई थी। उसे बस माही की फिक्र थी। आजकल के इस दौर में माही जैसी लड़कियों का चलना बहुत मुश्किल था। अपना आप तो जैसे उसे याद ही ना था। चलो आओ कुछ खा ले, ब्रेक टाइम हो गया है, आयशा ने मीनाल के झुके सर को देख कर कहा। मीनाल उससे मनाही करने लगी थी कि फिर हैंडबैग उठाते हुए उसके साथ चल दी। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें दूसरों के मिजाज को देख कर चलना पड़ता है, भले से दिल चाहे या ना चाहे। वो आयशा को इनकार करके दोबारा दुखी नहीं करना चाहती थी। आप ही आपको जाना चाहिए, मुझे पता है आप मेरी वजह से नहीं जा रही है ना? माही ने उसे देखकर अफसरदगी से कहा। जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? आप आखिरी बार कब मुस्कुराई थी? माही की आवाज़ में नमी झलक रही थी। माही मैं इस टॉपिक पर पहले ही आयशा को साफ इनकार कर चुकी हूँ, इसलिए तुम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। मिनाल उसकी गुज़श्ता आधे घंटे की बहस से उकता चुकी थी। उसके बाद माही ने कुछ नहीं कहा था। 15 मिनट बाद ही उसके सिसकने की आवाज़ मिनाल के कानों से टकराई। मीनाल ने नज़र उठाकर बराबर में देखा तो वो करवट लिए रोने में मसरूफ़ थी। अब वो माही को कैसे बताती कि उसके खिलाफ घर में मुहाज खड़ा हो चुका है। वो तो खुद अंदर ही अंदर खौफजदा थी। रिजवाना ने बिलाल को इनकार किया था तो उसे शदीद हैरत भी हुई थी, लेकिन फिर उसे लगा कि घर की दीवारें उस पर आ गिरी हो। क्या उन्हें अपनी बेटी का भी ख्याल न था? वो इतनी लालची होंगी, ये तो उसके गुमान में भी न था। वो रहीम साहब से कहती भी तो क्या, वो तो खुद चल नहीं सकते थे, उनके काम भी मेल नर्स करता था। रिजवाना ने उनको इस हालत में देखकर बेरहमी की इंतहा कर दी थी। मुझे और भी बहुत काम होते हैं, घर को देखूँ या आपको? कोई नर्स रख ले। रिजवाना के जुमलों ने उनकी रही सही हिम्मत भी गारत कर दी थी। मीनाल ने आगे बढ़कर बाप के इलाज की जिम्मेदारी संभाली थी। माली खराजात का कोई मसला नहीं था। उनके अंडरवर्क में काम करने वाले सारे मुलाजमीन ईमानदार और पुरखलूस थे। ये उनकी नरम मिजाजी और खुश इखलाकी का ही समर था कि उनके ऑफिस ना जाने पर भी काम वैसा ही चल रहा था, और जायदाद का सारा हिस्सा तो बाप ने रहीम के नाम कर दिया था। मुमताज़ ने अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था कि शादी पर भी बहुत किया था, ऊपर से रिजवाना को भी जहेज़ वगैरह देने नहीं दिया।
हाँ, ये अलग बात थी कि उनकी कुर्सी पर रिजवाना के बड़े भाई ने कब्जा कर लिया था। मिनाल ने आवाज़ उठानी चाही तो उसे डरा धमकाकर चुप करवा दिया। सोने पे सुहागा ये कि रहीम साहब नई नई शादी के खुमार में रिजवाना के नाम बिजनेस के आधे से ज़्यादा शेयर कर चुके थे। बाकी अभी भी उन्हीं के नाम थे। माही क्यों रो रही हो? मिनाल ने आंखों पर रखा उसका बाजू हटाया। क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर हो जाती हूँ। आप मेरी वजह से कहीं आती जाती नहीं हैं। मुस्कुराना तो जैसे आपने छोड़ ही दिया है। हल्की सी मुस्कुराहट मैंने आपके चेहरे पर नहीं देखी इन माह 2 साल में। मिनाल ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया था। अच्छा, अब रोना बंद करो, मैं चली जाऊंगी, बस अब बिल्कुल चुप। मिनाल ने उसके सुर गालों पर बहते आंसू साफ किए। आप ही मैं आपकी पैकिंग करूंगी। मिनाल ने हंसकर उसके सर पर हाथ रसीद किया। उसका मिजाज धूप छाँव सा था। चल यार, अब मैं घर जाऊंगा। आंटी, खाना बहुत उम्दा बनाया था आपने, हमेशा की तरह। वहाज ने खुले दिल से तारीफ की। जीते रहो, खुश रहो। वहाज अलविदा निगाह सामने कुर्सी पर बैठी प्लेट में चम्मच हिलाते हुए लाइबा पे डाली, जो देख तो प्लेट में रही थी लेकिन सोच कहीं और थी। लाइबा को अपने वजूद पर निगाहों की तपिश महसूस हुई तो सर उठाकर सामने देखा। लाइबा के देखने पर वहाज ने बड़ी खूबसूरती से आंखों का जाविया बदल लिया। वजीह चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वह जा चुका था जबकि लाइबा उलझन भरी निगाहों से दरवाजे को ही देख रही थी। अम्मी, भैया कब तक आएंगे? काउच पर बैठा राफे हाथ में कप लिए मैच की हाइलाइट्स देख रहा था। पता नहीं, मुझे तो 1 हफ्ता पहले कॉल की थी। उसके बाद से ना कोई अता है ना पता। मिदत की आंखें नम हो गई थी। अम्मी, आपको तो पता है, आप बस दुआ करें। भैया अपने काम के मामले में बाबा से भी ज़्यादा कानशीन है। राफे ने उनका दिल बहलाया। भाई, मेरा गिफ्ट किधर है? लाइबा को अचानक 2 महीने पहले वो गुजरने वाली बर्थडे याद आ गई। है कौन सा गिफ्ट? राफे ने हैरानगी से पूछा। राफे की बात पर लाइबा का मुंह खुल गया। आप कैसे भूल सकते हैं? लाइबा को यकीन नहीं आ रहा था। क्या? राफे ने बेखबरी की इंतहा कर दी थी। लाइबा ने राफे को देखा और देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी तीरने लगा। वो झटके से उठकर कमरे में गई और धड़ की आवाज़ से दरकमरा बंद कर दिया। मिधत जो टेबल समेट रही थी दरवाजे की आवाज़ पर बाहर निकल आई। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, ये अभी तक बच्चों वाली हरकतें करती है। राफे को उसका खुला मुंह याद आया तो वह हंसते हुए कहा, बिगाड़ो और बिगाड़ो, तुम्हारे बाबा क्या कम थे जो अब तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मिधत ने लाइबा के कमरे के दरवाजे को घूरा जैसे वहां दरवाज़ा ना हो बल्कि बल्कि लाइबा खुद खड़ी हो। ओहो मामा, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं? अभी तो तोप के गोले को मनाना है, आप ना नाराज़ हो। राफे ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है मनाने की, खुद ही ठीक हो जाएगी। राफे ने गुस्सा करती मिधत को देखा। अच्छा चले, मैं अब थोड़ा सा सोऊंगा। राफे ने दोबारा से लाइबा की कोई बात नहीं की। वो जानता था कि वो इस मामले में सख्त सख्त है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।